नमस्कार आप सभी को अपने YouTube चैनल द गुरु भरत सर पर मैं भरत देवासी आप सब लोगों का पुनः बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग जो पॉलिटी की सीरीज चल रही है हमारी, देखो मेरी कोशिश सब कुछ कराने की है पर मैं अकेला ही हूं, आप बहुत सारे हो, ठीक है ना। तो धीरे धीरे मैं आप सब लोगों के सपने पूरे करने में अपना योगदान देने की कोशिश करूंगा। मतलब आपसे इतनी सी गुजारिश है कि अब इस चैनल पर करीबन करीबन 100 के वीडियो हो गए, तो आप इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के बीच में साझा और शेयर कीजिए, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि जिन लोगों के लिए मैं समय जाया कर रहा हूँ, समय वेस्ट कर रहा हूँ, उन लोगों को भी मेरे समय की कुछ फिक्र है या कदर है, ठीक है ना। और यकीन रखिए आप लोग अगर मेरे साथ जुड़े रहोगे, एक दिन ऐसा आएगा कि आपको मुझ पे फख्र होगा कि यस हम भरत सर के स्टूडेंट हैं, या भरत सर से पढ़े हुए हैं, या भरत सर हमारे भाई जैसे हैं, ठीक है ना। और मुझे भी पक्का यकीन है कि आप लोग मुझसे पढ़कर मुझे कभी गौरवान्वित करोगे कि यस सर हम आपसे पढ़े हैं और आज पुलिस, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, RS या कुछ और बने हैं। तो बस इसी अभिलाषा के साथ मेरा पढ़ाने का ये जो जुनून है, जो जुनून मैंने पाला है, वो सफलता रूपी जश्न में आपके माध्यम से बदलना चाहिए। अब हम लोग जो संविधान पढ़ा था पिछले एपिसोड में, तो हमने, अगर आपको याद हो तो संविधान के प्रकार पढ़े थे मोस्टली, ठीक है ना। वो 3 आधार पर कि भाई कठोर है कि लचीला है, फिर भारत का कैसा है, फिर वो इस आधार पर कि मतलब लिखित है कि अलिखित है, निर्मित है कि विकसित है, इस आधार पर। और साथ ही साथ एक कंसेप्चुअल पॉइंट लिया था हमने कि संविधानवाद क्या है, कि सीमित सरकार हो, तानाशाही निरंकुशता का अभाव हो और लोगों की इच्छा के अनुसार सरकार कार्य करे, मतलब, ठीक है ना। तो ये संविधानवाद था और ये हमने पहले, तो एक तरह से हमने जो संविधान का बेसिक चीज है वो चीज हमने क्लियर की थी। अब हम पढ़ते हैं अपने जो संविधान का जो विकास यात्रा है, जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, है ना, जो उसकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है संविधान बनने तक, कहने का मतलब कि लागू होने तक कहने का मतलब 26 जनवरी 1950 तक जो संवैधानिक इतिहास बना या संवैधानिक इतिहास जो था, तो उसमें से जो मुख्य मुख्य एक्ट है, ठीक है ना, उससे हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, या वो हम आज से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद प्रस्तावना तो आप देखो मैंने पहले से ही करवा रखी है, तो फिर हम धीरे धीरे आपके पॉलिटी के टॉपिक तो पूरे करवा ही देंगे, मतलब, और छुट्टियां ज्यादा मिली तो आपको सब कुछ करवा देंगे, ठीक है ना, ड्यूटी कहीं नहीं लगी तो अब पुनः हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक का जो अपना हेडिंग है वो देखो आप, 1773 कुछ याद आया का रेगुलेटिंग एक्ट, सब चीजें बताएंगे आपको, ठीक है ना। आप तो बस जुड़े रहिए। रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, ध्यान रखना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। पहली बात तो ये कि सर हमने 1773 से क्यों स्टार्ट किया, ठीक है। दूसरी बात ये कि इसको रेगुलेटिंग एक्ट क्यों कहते हैं, तो इसके पीछे 2-3 वजह है, और वो वजह मैं बता देता हूं कि 1773 की कहानी एक तो, ठीक है ना, कि 1773 से ही हम वो क्यों पढ़ रहे हैं, और ये इसको रेगुलेटिंग एक्ट भी क्यों कह रहे हैं, मतलब, ठीक है ना, क्यों कह रहे हैं। तो ये दोनों परिभाषाएं या दोनों बातें या दोनों फैक्ट्स अभी आपके मैं सामने रखता हूं। इसके लिए हमें कुछ थोड़ा सा पीछे जाते हैं, पीछे मतलब बोर्ड के पीछे नहीं, अपन मतलब हिस्ट्री में जाते हैं हम लोग, ठीक है ना। हिस्ट्री में मतलब कहने का मतलब कि जैसे अगर आपको याद हो तो 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था भाई, प्लासी का युद्ध, ठीक है ना, प्लासी का युद्ध हुआ था। कैसा, हमें तो याद ही नहीं रहता भाई, जो नए नए लोग हैं, जब मैं भी नया था तब मुझे भी याद नहीं रहता था कि पहले प्लासी का हुआ कि पहले बक्सर का हुआ था। तो अभी आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताएंगे, जिंदगी में नहीं भूलोगे आप लोग। तो इसमें आपको ध्यान है विजेता कौन हो गए थे, अंग्रेज, तो ये अंग्रेज विजेता हो गए थे, ठीक है ना। तो ये एक तरह से देखो, सुनो, एक सवाल भी आता है कभी कि भारत में जो अंग्रेजी साम्राज्य की जो नींव पड़ी थी, नींव, ठीक है ना, तो नींव ये कहलाता है 1757 में प्लासी के युद्ध का जो अंग्रेजी साम्राज्य की नींव, अंग्रेजी साम्राज्य की नींव,
जो पड़ी थी वो कौन से एक्ट या कौन सी जीत के तहत पड़ी थी, तो ये 1757 का जो प्लासी का युद्ध था जिसमें अंग्रेज जीत गए थे, मतलब ठीक है ना। तो क्या कहते हैं कि ये एक तरह से मतलब कि उनकी अंग्रेजी शासन की नींव पड़ गई थी। पहले वो सिर्फ और सिर्फ व्यापार के उद्देश्य से आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन लोगों ने जब यहाँ का माहौल देखा तितर बितर, और जब यहाँ फूट डालो और राज करो की नीति सक्सेस होने लगी, तो उन्होंने अब यहाँ पे शासन व्यवस्था में भी हाथ आजमाने लगे। वो सिर्फ और सिर्फ, देखो ध्यान रखना, मतलब सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के उद्देश्य से आए थे, जो जागीर के समय आ गए थे, मतलब ठीक है ना, अनुमति ले ली थी उन्होंने। अब देखो ये हो गया, तो एक तरह से आधा काम तो हो गया जब उन्होंने बंगाल के नवाब को हरा दिया, जो सबसे शक्तिशाली भारत का शासक था, मतलब ठीक है ना। उस समय में सबसे शक्तिशाली क्या कहते हैं मतलब राज्य भी था, जहां से कलकत्ता पूरी देशों में मतलब संबंध बनाने के लिए बड़ा अच्छा बंदरगाह मिल गया, शक्तिशाली को हरा दिया। अब देखो 1764 में दूसरा युद्ध, एक और युद्ध हुआ था 1764 में, तो ये तो था मतलब पहला युद्ध, और ये था अपना दूसरा युद्ध। 1764 में युद्ध था बक्सर का युद्ध, ठीक है ना, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। तो इसमें तो अंग्रेजों को और कमाल कर दिया, मतलब कि इसमें भी, और ये वर्सेज किसके था मतलब, तो ये देख लेना आप, मतलब अंग्रेज, ठीक है ना। वर्सेज मतलब किस किस के बीच में, तो वर्सेज अंग्रेज, तो विजेता भी कौन हो गए, अंग्रेज। अब भी ये जो युद्ध हुआ था वो पूरे भारत के बादशाह, मुगल बादशाह और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, तो इसमें विजेता फिर कौन बन गया, मतलब अंग्रेज। तो यहां से ध्यान रखना कि भारत में जो अंग्रेजी साम्राज्य की शासन के रूप में या राजनीति के रूप में जो क्या कहते हैं कि उनका पूरा एक तरह से अधिकार हुआ था, मतलब या जो उन्होंने शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले ली थी, वो जो युद्ध था वो 1764 का बक्सर का युद्ध था, मतलब कि अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित हो गया था, मतलब। तो ध्यान रखना, ये भी कभी कभी सवाल पूछ ले कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य किस युद्ध के बाद स्थापित हो गया था, तो ये साम्राज्य स्थापित, तो ध्यान रखना, स्थापित का पूछे तो ये बक्सर का युद्ध, ठीक है ना, और नींव का पूछे तो ये प्लासी का युद्ध। अब आपको एक जो समस्या आती है, अधिकतर को तो नहीं आती होगी क्योंकि आपका लेवल बहुत हाई रहा होगा, और ऐसे मैं उम्मीद करता हूं कि आपका हाई ही है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी याद करने के लिए कि पहला कौन सा हुआ था सर, कि पहला ये प्लासी का हुआ था कि बक्सर का युद्ध हुआ था। जब मैं साइंस का स्टूडेंट होकर पहली बार ये चीजें पढ़ी थी तो मुझे थोड़ी सी समस्या हुई थी, तो उस टाइम मैंने एक ट्रिक बनाई थी, तो वो आज भी आपके लिए भी काम करेगी। तो ध्यान रखना, अपने लोक देवता है जो मैंने पढ़ाए भी है, नीचे आप देखना, नीचे मतलब कि अपनी प्लेलिस्ट में, ठीक है ना, पापू जी, तो मतलब ध्यान रखना पापू जी, ठीक है, तो पापू जी, तो पापू जी में देख लो आप, मतलब क्या कहते हैं कि प पहले आता है तो ये प्लासी का युद्ध पहले होगा, और ब बाद में आता है तो बक्सर का युद्ध बाद में होगा। तो एक तरह से आप पाबू नाम से ये जो युद्धों की सीक्वेंस है वो आप याद रख सकते हो। अब देखो सुनो, जब बक्सर के युद्ध में अंग्रेज जीत गए तो फिर तो अंग्रेज आए तो थे, क्या कहते हैं मतलब कि अपने व्यापार के उद्देश्य से, जब भी वो आए थे यहाँ पे तो वो व्यापार के उद्देश्य से आए थे, लेकिन अब उन्होंने यहाँ की शासन व्यवस्था में भी हाथ आजमाना या यहाँ की शासन व्यवस्था को भी अपने हाथों में ले लिया, मतलब ठीक है ना। तो ये तो क्या कहते हैं 1773 इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसी समय अंग्रेजों का साम्राज्य स्थापित पूर्ण रूप से, छोटे मोटे को छोड़कर स्थापित हो गया, मतलब पहली बार, है ना, भारत के कुछ एक हिस्सों पर, ठीक है, स्पेशली बंगाल वगैरह आसपास के एरिया में। तो इस हिसाब से 1773 वाला हम वो वहां से स्टार्ट करते हैं। अब रेगुलेटिंग क्यों कहते हैं, मतलब तो देखो ध्यान रखना, मतलब कि अंग्रेज जब आए थे, या एक इस चीज का मुख्य पॉइंट भी पूछा जाता है कभी न कभी कि इसका मुख्य क्या कॉज था या कारण था या क्या इसका विशेषता थी, मतलब तो ध्यान रखना, अंग्रेज एक तो थी ब्रिटिश संसद, जब अगर आप वहां देखोगे इस तरह का सीक्वेंस तो ये थी ब्रिटिश संसद, ठीक है ना, और ब्रिटिश संसद से, ब्रिटिश जो संसद थी, ब्रिटिश संसद से अनुमति लेकर आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, ईस्ट इंडिया कंपनी ये आई थी अनुमति लेकर। तो जो इसने अनुमति ली थी ना सबसे पहले 1600 में, है ना, तो वो व्यापार के लिए थी, व्यापार के लिए ली थी, ठीक है ना। अब व्यापार के लिए ली थी, लेकिन ये पहला ऐसा एक्ट था जब उन्होंने राजनीति के लिए अनुमति ली थी, या राजनीति की परमिशन या फिर शासन व्यवस्था की परमिशन मिली थी। तो ध्यान रखना, कभी अगर आपसे पूछ ले मतलब कि 1773 के एक्ट के तहत अंग्रेजों को या ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में
क्या करने का अधिकार मिला, व्यापार, राजनीति, दोनों या दोनों नहीं, तो ध्यान रखना इसका जो प्रमुख था वो राजनीति करने का अधिकार मिला, मतलब क्योंकि व्यापार की अनुमति तो या अनुमति मिली, क्योंकि व्यापार की अनुमति तो उनको शुरू से ही थी, मतलब एक तो ये चीज बहुत ध्यान रखना। और फिर ये किस पे करेंगे भाई, तो ये भारत पे करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले भी भारत पे शासन व्यवस्था संचालित करेंगे, मतलब इसी हिसाब से। और रेगुलेटिंग का सामान्य अर्थ यही होता है, देखो ये जैसे है ना, ये कानून करेंगे लेकिन इसका नियमन, मतलब रेगुलेशन जो कहां से होगा, नियमन वो ब्रिटिश संसद करेगी, या जो उस टाइम क्राउन था उन दोनों के, अभी तो क्राउन जो विक्टोरिया महारानी थी, उन दोनों के हस्तक्षेप से या उन दोनों के अधीन रहकर काम किया जाएगा, ना कि अपनी मर्जी से ये कुछ भी अपने काम स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखना। या कोई भी ऐसी राजनीतिक क्रियाएं नहीं करेंगे जो इनकी अनुमति के बिना हो या उनकी गाइडलाइन के बिना हो। तो वो ब्रिटिश संसद भारत के लिए लगातार 20-20 साल के लिए, जैसे कि मान लो 1773 है तो फिर 1793 का एक्ट, चार्टर एक्ट आएगा, फिर ठीक है ना 1813 का आएगा, फिर ये मतलब वो एक तो वो हो गया, ये 2, ये 3, 4, ये 5, फिर 1833 का आएगा और फिर 1853 का आएगा, ठीक है ना। ये सब चार्टर एक्ट कहलाएंगे। चार्टर यानी अधिकार पत्र, ठीक है ना, अधिकार या अनुमति, अधिकार पत्र, ठीक है। ये मतलब ऐसे एक्ट 5 एक्ट आए थे कुल मिलाकर। इनको पहले को रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया था क्योंकि पहली बार शासन नियमित किया गया था या रेगुलेट किया गया था, इसीलिए। बाकी को चार्टर एक्ट यानी अधिक ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिए जाते थे कि आप लो, ये 20 साल के लिए आपको ये अधिकार, ये गाइडलाइन दी जाती है जिसके तहत आपको भारत में शासन व्यवस्था संचालित करनी है। अब देखो ये राजनीति के लिए है और इसका नियमन, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का नियमन या रेगुलेशन, जैसे अपने टेलीफोन का ट्राई करती है, ठीक है ना, मतलब ट्राई टेलीफोन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब जो है ना संस्था, मतलब टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऐसे जैसे कि अपनी सेबी है, ये जो संस्थाएं हैं जो शेयर मार्केट का नियमन करती है, कंट्रोल करती है, ट्राई है, एनएचएआई है, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो वैसे वैसे जो कार्य तो ये करेगी लेकिन उसका नियमन ब्रिटिश संसद करेगी और ब्रिटिश क्राउन करेगा, इसीलिए इसको रेगुलेशन या नियमन वहां से हुआ पहली बार, इसीलिए इसको रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। और एक्ट या फिर अधिनियम, अधिनियम यानी कानून, ठीक है ना। जब किसी भी कानून पर भारतीय परिदृश्य में वर्तमान में बात करें तो अगर कोई भी जो कानून या कोई भी सरकार का जो क्या कहते हैं कानून बनाने के लिए जो प्रस्ताव या मसौदा रखा जाता है उसे बिल कहा जाता है, ठीक है ना। और जब इसमें राष्ट्रपति के, जैसे मान लो ये मेरे साइन हो गए, मतलब राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं अगर, तो वो फिर क्या हो जाता है, राज्यसभा और लोकसभा से पारित होने के बाद अगर उस पर राष्ट्रपति के साइन हो जाए तो फिर वही बिल किसमें चेंज हो जाता है, एक्ट, ध्यान रखना, मतलब ठीक है ना। अभी तक अपने संसद में 126 एक्ट क्या कहते हैं बिल रखे जा चुके हैं, मतलब ठीक है ना, ऐसे संविधान संशोधन मतलब बिल रखे जा चुके हैं प्रस्ताव पारित करने के लिए। तो एक तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का ये काम था खास, या इस एक्ट की जो 2 पॉइंट्स थे वो ये खास थे, मतलब ये आपको ये ध्यान रखना है, मतलब। तो अगर आप लो स्क्रीनशॉट तो भी बढ़िया, वरना फिर मैं इसको दूसरे साफ करके आगे से आपको और कुछ नई चीजें बताऊं, मतलब ठीक है ना। अब देखो आगे, तो क्यों तक आंसर हो गया आपके पास, ठीक है। और साथ ही साथ आपको 1773 का भी आंसर हो गया, मिल गया होगा, ठीक है। अब हम लोग इसकी जो 3 खास बातें हैं इस एक्ट की वो आपको बताते हैं, ठीक है। फिर ये एक्ट भी समाप्त, या फिर ये रेगुलेटिंग एक्ट वाला कंसेप्ट भी क्लियर है हमारा, ठीक है। अब मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको बिल्कुल आसानी से अच्छे से पढ़ाया जाएगा, मतलब। तो अब हम देखते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की 3 खास बातें हैं। तो ध्यान रखना 3 खास बातें, जिसमें से एक मैंने बता दी है, मतलब ठीक है ना। तो वो एक तो ये है कि पहली बार भारत की शासन व्यवस्था को ब्रिटिश संसद द्वारा नियमित किया गया, द्वारा नियमित किया गया,
नियमित नहीं, रेगुलेट है ना, कंट्रोल या संचालित किया गया। ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है ना। दूसरी चीज देखो, इसके माध्यम से एक चीज और ध्यान रखना, मतलब कि भारत में पहली बार गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। कि सर आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो, हमें मिसगाइड कर रहे हो। बिल्कुल मिसगाइड नहीं कर रहे हैं, आपको 100% सही बता रहे हैं, लेकिन उसमें सब जोड़ना है कि बंगाल का गवर्नर जनरल। तो भारत में अगर गवर्नर जनरल की पोस्ट या पदनाम पहली बार क्रिएशन पूछे तो वो वास्तव में क्या कहते हैं कि मतलब अपना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ही आएगा, और उसका पदनाम जो बाद में चेंज करेंगे कि भाई 1853 के एक्ट के तहत कि इसके वाइस मतलब जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसको भारत का गवर्नर जनरल बना देंगे और वाइस राय की पोस्ट अर्जित कर देंगे, तो वो तब की बात है, ठीक है ना। उस समय सिर्फ और सिर्फ पदनाम चेंज होगा, लेकिन पहली बार अगर गवर्नर जनरल का पद नाम अगर सर्जित किया गया था तो वो इस एक्ट के माध्यम से किया गया था। 100% सत्य बात है, सही बात है, और अपने कंसेप्ट 100% बुक से क्लियर करके वापस अगर आपको कुछ लगे इसमें कि ये चीज सही नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो ध्यान रखना, भारत में पहली बार गवर्नर जनरल, और वो अब एक चीज ध्यान रखना है, ये यहाँ पे कि बंगाल के लिए, ठीक है ना, सिर्फ बंगाल के लिए, पूरे भारत के लिए नहीं था, बंगाल हेतु या बंगाल के लिए गवर्नर जनरल का पद सर्जित किया गया, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ये 100% काम की चीज है और एकदम ऑथेंटिक है, मतलब ठीक है, ये ध्यान रखना मतलब। तो इसीलिए इस चीज को मैं बता देता हूं कि ये चीज ध्यान रखना आप, मतलब पहली बार, ठीक है। और साथ ही साथ मद्रास और बॉम्बे में, बॉम्बे नहीं, बम्बई में, ठीक है ना, अभी जो मुंबई है, बॉम्बे में गवर्नर का पद सर्जित किया गया, गवर्नर का पद बनाया गया या सर्जित किया गया, तो एक तो क्या कहते हैं कि इसकी जो दो बड़ी विशेषता है वो ये है कि मतलब भारत में पहली बार गवर्नर जनरल का पद, यानी जो बंगाल के लिए पर्टिकुलर था, लेकिन कम से कम गवर्नर जनरल का पद सर्जित किया गया, और मद्रास और बॉम्बे में गवर्नर का पद मतलब सर्जित किया गया, मतलब बनाया गया, मतलब ठीक है ना। और साथ ही साथ ये जो मद्रास और बॉम्बे का जो गवर्नर का पद था, मतलब ठीक है ना, मद्रास प्लस बॉम्बे के जो गवर्नर का पद था, उसको गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया, ठीक है ना, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया, ठीक है ना। ये उसको रिपोर्टिंग करेंगे, तो ये क्रिया खास हुई थी, मतलब तो ये भी चीज बड़ी काम की है, मतलब कि उन्होंने यहाँ पे अब पूरी तरह से शासन व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया और अपने हिसाब से काम करने लग गए, मतलब। तो ये पहला पॉइंट तो ये कि पहली बार नियमित किया, ठीक है ना, ब्रिटिश संसद द्वारा पहली बार नियमित या रेगुलेट या संचालित किया गया, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि भारत में पहली बार गवर्नर जनरल का पद जो बंगाल हेतु सर्जित किया, और मद्रास और बॉम्बे में क्या कहते हैं गवर्नर का पद, और साथ ही साथ गवर्नर जो मद्रास और बॉम्बे के थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर लिया गया। और आखिरी पॉइंट तीसरा जो अपने पॉलिटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का, मतलब वो ये है, मतलब कि जो इस एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो एक पॉइंट या थोड़ा सा ध्यान रखना, पॉलिटिकल में शब्दों का बड़ा महत्व है। सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान, स्थापना का प्रावधान किया गया, इस एक्ट के तहत किया गया। तो अब देखो सुनो, जब आपसे पूछे प्रावधान तो ध्यान रखना 1773, और जब आपसे पूछे कि स्थापना कब हुई थी
तो ध्यान रखना भाई, स्थापना इसकी 1 नवंबर 1774 को हुई थी। तो ये 1774 वाला साल, ये नवंबर वाली तारीख तो नहीं पूछी गई है, लेकिन 74 वाला साल आपसे एग्जाम में जरूर पूछा गया कि कब स्थापना हुई थी। तो ध्यान रखना, आप अधिकतर क्या कहते हैं 1773 के अकॉर्डिंग 1773 कर लेंगे। तो प्रावधान पूछे तो करना 1773, ठीक है, और स्थापना पूछे तो करना 1774 मतलब। और इसका नाम क्या रखा गया वही था, तो ये भी ध्यान रखना, इसका नाम रखा गया था सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। और कि भाई इसके क्या कहते हैं, पहले जो चीफ जस्टिस थे वो कौन बने थे, तो सर एलिजा एम्पे, सर एलिजा एम्पे, एलिजा एम्पे, ये इसके चीफ जस्टिस, ठीक है ना, ये बने थे मतलब। और इसका कार्य क्षेत्र कौन सा था, तो इसका कार्य क्षेत्र ब्रिटिश भारत था, ये ध्यान रखना भाई, कार्य क्षेत्र ब्रिटिश भारत था। कैसे ये ब्रिटिश भारतीय क्यों, कि क्योंकि भारत का बहुत सारा हिस्सा ऐसा था जिसमें देखो एक तो देसी भारत था, है ना, देसी रियासतें थी, देसी रियासतें जिन पे इनका कोई इफेक्ट नहीं था, ठीक है ना, देसी रियासतें, और एक था ब्रिटिश भारत। तो इसका जो कार्य क्षेत्र था वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश भारत था मतलब। तो ध्यान रखना, इस तरह से 1773 के एक्ट की ये 3 खास बातें आपको याद रहनी चाहिए, ताकि आपका पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं और आपका सपना टूटेगा नहीं मतलब। अभी बस इतना ही, सुनने के लिए, साझा करने के लिए, और लाइक, कमेंट और मुझे इतना प्यार और स्नेह देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुद को बचा के रखिए, आप बहुत बेशकीमती है, और अपना अध्ययन जारी रखिए, क्योंकि बेशकीमती होने के लिए कुछ बेशकीमती या कुछ बेमिसाल करना भी पड़ता है। तो आप अपने टारगेट को पाने के लिए जो जदोजहद कर रहे हो, उसके लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। और इतनी नेगेटिव एनर्जी के बीच में भी आप खुद को पॉजिटिव बनाकर पढ़ रहे हो, तो ये और भी ज्यादा मिसाल वाली बात है, और सच में बेमिसाल वाली बात है। इस संघर्ष से जो निकलेगा सच में वो कुंदन बनकर निकलेगा मतलब। तो आपको मेरी अशेष शुभकामनाएं, और चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया।